हेलो एवरीवन। आज हम प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट का लेक्चर 12 डिस्कस करने जा रहे हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर कि इसका कंटेंट आपके वर्चुअल यूनिवर्सिटी के हैंडआउट्स, वीडियो लेक्चर्स और प्रेजेंटेशन स्लाइड्स को रिव्यू करने के बाद बनाया गया है और इसमें अपना रिसर्च वर्क भी ऐड किया गया है। ये इस लेक्चर का कंटेंट है, आप पॉज करके भी देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। जी, तो हमारा आज का ये लेक्चर भी लास्ट लेक्चर जो हमारा प्रोडक्ट एंड सर्विस डिज़ाइन के नाम से था उसी की एक कंटिन्यूएशन है। ठीक है। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम कुछ इश्यूज को डिस्कस कर रहे होंगे जो कि हमें प्रोडक्ट या सर्विस को डिज़ाइन करते वक्त पेश आ सकते हैं। ये इश्यूज जिनके कुछ नाम मैं अभी यहाँ पर बताता हूँ आपको, जिस तरह स्टैंडर्डाइजेशन का हो गया या रिलायबिलिटी का हो गया या फिर ऑपरेटिंग कंडीशंस का हो गया या किसी प्रोडक्ट या सर्विस के लाइफ साइकिल का ओवरऑल जिक्र करेंगे कि उसमें कौन कौन से स्टेजेस इन्वॉल्व हैं। तो इनको हम डिस्कस कर रहे होंगे, एक एक करके स्टार्ट करते हैं हम स्टैंडर्डाइजेशन से। तो आइए स्टार्ट लेते हैं। जी, तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से जिसका नाम है स्टैंडर्डाइजेशन। तो इसकी डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। टू इन्फोर्स ए लेवल ऑफ कंसिस्टेंसी और यूनिफॉर्मिटी एक्सटेंड टू विच देयर इज एन एब्सेंस ऑफ वैरायटी इन अ प्रोडक्ट, सर्विस और प्रोसेस। तो दो वर्ड्स में डिस्प्ले कर रहा हूँ जो कि डायरेक्ट इस डेफिनेशन को ज़्यादा बेहतर तरीके से एलाबरेट करते हैं। एक है यूनिफॉर्मिटी और दूसरा है सेमनेस यानी यकसानियत। ठीक है, यकसानियत किन में? आपकी प्रोडक्ट और सर्विस में। अच्छा, अब कोई कस्टमर आपके पास आ रहा है कोई प्रोडक्ट या सर्विस लेने के लिए और आप हर बार उनको एक ही जैसी कंसिस्टेंट प्रोडक्ट या सर्विस दे रहे हैं तो वो स्टैंडर्डाइजेशन कहलाती है। ठीक है। एग्जांपल्स अगर मैं यहाँ पे देखूँ, फ़र्ज़ करें आपकी कंपनी है जो कि गाड़ियाँ बनाती है। ठीक है। और वो एक साल के अंदर फ़र्ज़ करें 5 मुख्तलिफ इकसाम की गाड़ियाँ बना रही है, कोई छोटी, कोई बड़ी, कोई दरमियानी। ठीक है। और फ़र्ज़ करें 5 गाड़ियाँ बना रही है वो। ठीक है, जिसमें आप ट्रक भी ले आएँ, ट्रैक्टर भी शामिल कर लें। ठीक है। अब इनके लिए वो पार्ट्स भी बनाती हैं। अब फ़र्ज़ करें इसके इंजन में कोई एक ऐसा पार्ट है जिसका कोई हम नाम रख लेते हैं ए। ठीक है। वो इस तमाम टाइप्स की गाड़ियों, ट्रैक्टर्स और ट्रक्स के लिए जो पार्ट ए बना रही है वो एक ही शेप का, एक ही स्टाइल का बना रही है। ठीक है। तो कल को अगर कोई ट्रैक्टर वाला वो वाला हिस्सा अपनी इस गाड़ी के अंदर लगाना चाहे तो वो लगा सकता है। या इवन अगर कस्टमर को कल वो ज़रूरत पड़ जाती है किसी मार्केट्स लेने के लिए तो उसको ये नहीं बताना पड़ेगा कि यार मेरी इस टाइप की गाड़ी जो इस मॉडल की है इसका पार्ट दे दें। ठीक है। तो वो सिर्फ बताएगा कि जी मुझे इस गाड़ी का पार्ट चाहिए, तो उसका वो जो स्पेयर पार्ट्स वाला है वो पार्ट दे देगा उसको। ठीक है। तो इसका मतलब ये जो ए पार्ट था आपकी गाड़ी के का कोई हिस्सा था वो सब में स्टैंडर्ड है। ठीक है। तो ये इस कंपनी ने स्टैंडर्डाइजेशन इंश्योर की है इस पार्ट की तमाम गाड़ियों में। अब ये ज़रूरी नहीं है कि गाड़ी की मिसाल हो, ये कोई सिलाई की मशीन भी हो सकती है, उसका कोई हिस्सा भी हो सकता है। ठीक है। तो इस तरह से स्टैंडर्डाइजेशन इंश्योर की जाती है प्रोडक्ट्स के अंदर। अगर तो कोई सर्विस की एग्जांपल है तो आप ऐसा समझ लें कि आप कोई सिम आपने ख़रीदनी है नई। ठीक है। तो अगर आप किसी कंपनी की सर्विस सेंटर जाते हैं, सर्विस सेंटर अक्सर वो सेंटर होता है जिसमें कंपनी के अपने ही एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनकी अपनी खरीदी भी जो है वो जगह होती है और उसमें ज़्यादा बेहतर तरीके से सर्विस दे रहे होते हैं। तो वहाँ से जाकर आप सर्विस लेते हैं कि जी मैंने नई सिम लेनी है, और वहाँ का जो तरीक़ेकार होता है वो, और एक आप किसी दुकानदार रिटेलर के पास या किसी फ्रेंचाइज के पास जाके आप सिम खरीदते हैं उसी कंपनी की। तो उन दोनों के पास जाके जो सिम खरीदने का जो तरीक़ाकार था वो स्टैंडर्ड था, एक जैसा था। मतलब आपसे कहा गया कि अपना CNIC दें, फिर आपसे कहा गया आपको कौन सा नंबर चाहिए, फिर आपसे कहा गया कि अपना थंब इम्प्रेशन दें। ठीक है। तो ये वो तमाम स्टेप्स एक ही जैसे थे और एक ही जगह पे एक ही तरीके से स्टैंडर्ड तरीके से फॉलो हुए। तो यकसानियत ख्वाह वो प्रोडक्ट के केस में हो या सर्विस के केस में, वो स्टैंडर्डाइजेशन कहलाती है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसके फ़ायदे और नुकसान। स्टैंडर्डाइजेशन के अपने कुछ फ़वाइद और कुछ नुकसान होते हैं। अगर आपने एक पार्ट बना लिया जो कि हर जगह पे फिट इन हो सकता है, तो ऑब्वियसली कल को उसको कंपनी के अंदर बनाना भी आसान होगा, उसको मैनेज करना भी आसान होगा। ठीक है। तो ये इसका एक फ़ायदा है। इसके अलावा आप जब एक ही तरीके से एक चीज़ बना रहे होंगे तो उसकी आपको कॉस्ट भी कम चार्ज पड़ेगी। ठीक है। कल को अगर आपने किसी को उस पर ट्रेन करना है तो पार्ट्स क्योंकि एक ही जैसे हैं, हर डिफरेंट पार्ट के लिए किसी डिफरेंट तरीके से ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ेगी। हर पार्ट की एक ही बार ट्रेनिंग होगी और वो सब पर लागू होगी। ठीक है। तो उसको कल को अगर उस पार्ट को आपने इंस्पेक्ट करना है वो भी बआसानी आप कर पाएंगे। इवन अगर सर्विस के केस में किसी प्रोसेस को इंस्पेक्ट करना है तो भी आपको पता है कि एक ही तरीके से इस काम होना है, तो आप आसानी से उसको मॉनिटर भी कर पाएंगे। ठीक है। कल को इसमें आपको ये पता लग गया है कि इसको बनाने का तरीका भी एक जैसा है और ये एक ही तरीके से एक चीज़ प्रोड्यूस कर रहा, तो आप उसको ऑटोमेट भी कर सकते हैं मशीन्स के ज़रिए। ठीक है। ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्रोड्यूस हों, ना कि हर डिफरेंट पार्ट के लिए एक डिफरेंट टाइप की मशीन
आप लगा रहे हो, ठीक है। उस पर आपकी कीमत भी बढ़ेगी और आपका टाइम भी जो है वो ज़्यादा जो है वो ज़ाया होगा, आपको खर्चा जो है ज़्यादा देना पड़ेगा। तो ये कुछ इसके फ़वाइद हैं। नुकसानात इसके अंदर ये हो सकता है कि फ़र्ज़ करें जो आपने अब ये तमाम के तमाम एक ही टाइप का पार्ट बना लिया तमाम गाड़ियों के लिए, कल को किसी एक गाड़ी में कुछ मसले मसाइल आते हैं, ठीक है, और पता लगता है कि यार ये इस पार्ट की वजह से आ रहे हैं जो आपने सबके लिए एक जैसा रखा हुआ है, और आपको ये डिसीजन लेना पड़ता है कि यार ये तो पार्ट मुझे इस गाड़ी के लिए और तरीके से बनाना पड़ेगा और बाकियों के लिए और तरीके से, तो आपको बहुत बड़ा रीवर्क करना पड़ेगा कल को। काफ़ी दुनिया बदल जाएगी बाकी गाड़ियों के पार्ट्स के लिए भी, और आपके लिए मैन्युफैक्चरिंग के एंड पे भी बड़ा काम बढ़ जाएगा, ठीक है। आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, ठीक है। फिर कल को ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप ऐसा डिसीजन ले लेते हैं कि मैं इसका पार्ट चेंज कर लेता हूँ, तो वो लोग जो कि ख़रीदते आ रहे हैं इसको, वो भी रेजिस्ट कर सकते हैं इसको कि नहीं जी हमें तो वही पार्ट चाहिए जो हम पहले ले रहे थे, ठीक है, क्योंकि उसको लगाना आसान था, उसको इस्तेमाल करना आसान था, ठीक है। तो ये ओवरऑल इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। नेक्स्ट देखते हैं जी। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मास कस्टमाइजेशन का। कस्टमाइजेशन या कस्टमाइज का वर्ड कहीं पे भी आप देखेंगे तो उसका मतलब ये होगा ज़रूरियात के मुताबिक। किन की ज़रूरियात के मुताबिक? कस्टमर्स की ज़रूरियात के मुताबिक, ठीक है। तो मास कोई भी आप कोई प्रोडक्ट या सर्विस ज़्यादा तादाद में प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसके अगेंस्ट कस्टमर्स चाहते हैं कि वो उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक भी हों। तो एक ख्वाहिशात का ज़रिया तो ये हो सकता है कि आप कस्टमर से पहले ही उसकी राय ले लें, ठीक है, और उसके बाद मास प्रोडक्शन में जाएँ और फिर कोशिश करें कि वो उसकी जो ख्वाहिशात थी या नीड्स थी या रिक्वायरमेंट थी उसको शामिल किया जाए। लेकिन कुछ कंपनीज एक दो डिफरेंट टाइप्स की स्ट्रेटजीज फॉलो करती हैं जिसके थ्रू आप कस्टमर को ये ख्वाहिश उसकी पूरी कर सकते हैं, ठीक है। एक हमारे पास है डिलेड डिफरेंशिएशन की। उसमें होता ही है कि अगर आपकी कंपनी कोई प्रोडक्ट या सर्विस प्रोड्यूस कर रही है, तो वो उसको 100% बना के नहीं दे देती किसी मार्केट में, ठीक है। उसको आप समझ लें कि 90 से 95% तक वो बना के दे देती है, और जो आखिरी हिस्सा होता है वो कस्टमर अपनी मर्ज़ी का खुद बनवाता है, ठीक है। एग्जांपल लेता हूँ कि गाड़ी गाड़ी बन के आ गई है डीलरशिप के पास। उसमें अगर एक कस्टमर ने फिर अपनी मर्ज़ी का इंटीरियर का कलर सेलेक्ट करना है सीट्स का, ठीक है, या फिर उसके अंदर कोई छोटी मोटी और मॉडिफिकेशन करनी है, उसमें नेविगेशन सिस्टम लगाना है नहीं लगाना है, या किसी एक स्पेसिफिक कंपनी का लगाना है, या उसके अंदर जो साउंड सिस्टम है वो उसमें लगाना है नहीं लगाना है, या किसी और कंपनी का लगाना है, तो वो वहाँ पर उसको डिफरेंट ऑप्शंस देती है कंपनी। और कस्टमर आखिरी जो कुछ स्टेप्स हैं वो अपनी मर्ज़ी के उसमें से ऑप्ट करके तो अपनी फाइनल प्रोडक्ट जो है वो बाद में ले जाता है। तो उससे उसकी ख्वाहिशात भी पूरी हो जाती हैं और सेटिस्फाइड भी हो रहता है, ठीक है। तो डिलेड का मतलब ये है कि लास्ट स्टेप्स जो हैं उसके आपने डिले कर दिया और वो कस्टमर पर छोड़ दिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है मॉड्यूलर डिज़ाइन। कुछ प्रोडक्ट्स कुछ कंपनीज जो है वो ऐसे ही प्रोड्यूस करने लग गई हैं। पहले तो अगर मैं एग्जांपल दूं, अगर एक कैमरा है तो वो अक्सर औकात एक ही पीस में आता था, ठीक है। ये अगर कैमरा है तो वो पूरे का पूरा बस एक ही पीस के अंदर आ रहा है। उसको मैं अब अगर मैंने डिसेंबल करना है तो मैं उसको पेच वगैरह निकाल के कर सकता हूँ, उसके हिस्से अलग कर सकता हूँ। अब यह है कि मॉड्यूलर डिज़ाइन आ रहे हैं। एक ही कैमरा के अंदर आपके पास 10 से 12 डिफरेंट पार्ट्स आ रहे होते हैं। आप अपनी मर्जी का लेंस सेलेक्ट कर सकते हैं। कल को अगर कोई कहता है यार मुझे महंगा लेंस चाहिए, मैं अफोर्ड भी कर सकता हूँ, और मेरा काम ही मेरी जॉब ही जो है वो फोटोग्राफी करना है, तो वो फिर उस कैमरे में से इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता है, इस लेंस की। या अगर कोई कस्टमर जो कहता है यार मैंने ज़्यादा हाई फाई कोई जॉब के लिए नहीं यूज़ करना है या मैंने बच्चों के लिए लेना है, तो वो फिर लो क्वालिटी का या लो प्राइस का लेंस ले लेता है, ठीक है। तो डिफरेंट पार्ट्स मतलब फ्लैश की ऑप्शन हो गई, वो भी अगेन 3-4 टाइप्स के वो कर सकता है। तो एक ही कैमरे को आप 10 से 12 पीसेस में खुद से ही असेंबल या डिसेंबल कर सकते हैं, और उसके बाद उसमें से अपनी मर्ज़ी के क्वालिटी के या टाइप के या वर्जन्स के ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मॉड्यूलर डिज़ाइन की प्रोडक्ट्स भी जो है वो आना शुरू हो गए हैं। इससे कस्टमर्स को फ़ायदा होता है, वो फिर अपनी मर्ज़ी के उसमें से पार्ट्स एंड पीसेस जो है वो सेलेक्ट कर लेते हैं अपनी ज़रूरियात के मुताबिक। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रोडक्ट एंड सर्विस रिलायबिलिटी का। वर्ड रिलायबिलिटी जो है रिलायबल के वर्ड से निकला है, जिसका मतलब होता है काबिल एतमाद, ठीक है। तो आपकी प्रोडक्ट या सर्विस तभी काबिल एतमाद कहलाई जाती है जब वो अपना इंटेंडेड फंक्शन परफॉर्म कर सके। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि अगर कोई आपने मशीन बनाई है और उसके अगेंस्ट आप ये दावा करते हैं कि ये लकड़ियाँ काटती है, तो ये उसका इंटेंडेड फंक्शन है।
तो अगर तो उसको इस्तेमाल में लाते हुए ये पता लगता है कि वो लकड़ियाँ काट भी रही है तो वो उसने अपना इंटेंडेड फंक्शन परफॉर्म किया है, ठीक है। लेकिन अगर वो लकड़ियाँ नहीं काट पा रही तो फिर वो कहा जाएगा कि ये प्रोडक्ट जो है वो रिलायबल नहीं है, ये अपना इंटेंडेड फंक्शन ही परफॉर्म नहीं कर पा रही, ठीक है। और आगे लिखा हुआ है कि अंडर अ प्रिस्क्राइब्ड सेट ऑफ कंडीशंस। इसका मतलब ये है कि हर प्रोडक्ट या सर्विस को इस्तेमाल करने के कुछ कंडीशंस भी डिफाइन होते हैं, इनको हम नॉर्मल कंडीशंस भी कहते हैं। फ़र्ज़ करें लैपटॉप के अगेंस्ट कहा गया है कि ये एक ख़ास टेम्परेचर के अंदर काम करेगा, ठीक है, मतलब रूम टेम्परेचर में भी काम करेगा। और आप उसको पानी के अंदर इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो वो पानी के अंदर इस्तेमाल करना उसके लिए नॉर्मल कंडीशंस नहीं होंगी, वो एबनॉर्मल कंडीशंस होंगी, ठीक है। तो जो भी उसके लिए जो हालात उस कंपनी ने डिफ़ाइन किए हैं कि इसके अंदर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको उसी हालात के अंदर इस्तेमाल करके उसका इंटेंडेड फंक्शन देखना है कि वो काम कर रहा है नहीं कर रहा, ठीक है। और इसके ऑपोजिट अगर ऐसा नहीं होता, वो अपना इंटेंडेड फंक्शन ही परफॉर्म नहीं कर पाती या उस नॉर्मल कंडीशंस के अंदर भी अपना वो काम नहीं कर पाती जिस मकसद के लिए वो प्रोडक्ट या सर्विस बनी है, तो फिर वो फेलियर कहलाएगी, ठीक है, कि उसने अपना वो काम ही नहीं किया या उस कंडीशंस के अंदर ही वो परफॉर्म नहीं कर पाई। ठीक हो गया। इसकी एग्जांपल ऐसे ही है कि लैपटॉप है, उसके अगेंस्ट कहा गया है कि ये बगैर एसी के कमरे में भी जो है वो चल जाता है, लेकिन आपने एक ऐसा लैपटॉप ले लिया जो कि आप एसी के कमरे से बाहर लाते हैं तो वो हीट अप होना शुरू हो जाता है या फिर वो ख़राब हो जाता है, तो वो फेलियर कहलाएगा, ठीक है। तो नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशंस को अगेन डिफाइन कर गया हूँ मैं इसी तरीके से कि किसी भी टूल या सर्विस या प्रोडक्ट के लिए कुछ कंडीशंस डिफाइन किए गए हैं। फ़र्ज़ करें कोई ऐसा टूल है जिसको कहा गया है कि जी ये ज़्यादा गर्मी में काम नहीं कर पाएगी, पानी के अंदर काम नहीं कर पाएगी, ठीक है, या बारिश के अंदर नहीं काम कर पाएगी या आग के अंदर नहीं कर पाएगी, तो फिर आपने उसका भी ख्याल रखते हुए उन कंडीशंस के अंदर उसको इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। लास्ट हमारे पास है इम्प्रूविंग रिलायबिलिटी। अब रिलायबिलिटी को किस तरह हम इम्प्रूव कर सकते हैं? एक तो ये है कि आप जिस प्रोडक्ट या सर्विस को बना रहे हैं उसको बनाने के लिए जो टूल्स टेक्निक्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो काफ़ी सॉलिड हों, ठीक है, अच्छी टेक्निक्स हों, ठीक हो गया। तभी आप एक अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट जो है वो या सर्विस प्रोड्यूस कर पाएंगे। जो प्रोडक्ट या सर्विस आप बना रहे हैं उसकी टेस्टिंग भी ज़रूरी है, मार्केट में उसको भेजने से पहले उसको अच्छे तरीके से टेस्ट कर लेना। अक्सर आपने देखा होगा लिखा होता है QA या QC पास, ठीक है, तो उसकी क्वालिटी अश्योरेंस या क्वालिटी कंट्रोल वाला स्टेप हुआ होता है तभी वो मार्केट में लाई गई होती है। अगर ऐसा ना हो तो उसमें ऐसा हो सकता है कुछ पार्ट्स हैं वो डिफेक्टिव हो और वो मार्केट के अंदर आ जाए तो फिर वो रिलायबल नहीं कहलाएगी, काम ही नहीं करेगी जिस मकसद के लिए वो आई है। फिर बैकअप फॉर फेल्ड पार्ट्स, अक्सर ऐसा होता है कुछ कंपनीज जो हैं उस प्रोडक्ट के अंदर ही कुछ बैकअप दे देती हैं, या फिर कुछ ऐसे स्पेयर पार्ट्स दे देती हैं। इसकी एग्जांपल अगर मैं सिंपल टर्म्स या लेमन टर्म्स में लूँ तो इंसान के भी दो गुर्दे होते हैं, एक गुर्दा फेल हो तो आपका दूसरा गुर्दा जो है वो काम कर रहा होता है और आप अपना इंटेंडेड फंक्शन जो है वो कर सकते हो। इस तरीके से जहाज़ के दो इंजन्स हैं, अगर एक इंजन किसी मौके पर फेल हो जाता है तो वो सिंगल इंजन भी जो है उसका बैकअप वाला काम करके उसको फ्लाई करा सकता है, इवन लैंडिंग भी करा सकता है। तो ये बैकअप फॉर फेल्ड पार्ट्स होता है कि आपकी कंपनी के पास कोई ना कोई बैकअप भी हो उस रेलेवेंट प्रोडक्ट या सर्विस के लिए। फिर प्रिवेंशन मेंटेनेंस, इसका मतलब ये है कि आप थोड़ी प्रोएक्टिव अप्रोच रख के, फ़र्ज़ करें कोई गाड़ी है तो उसका ऑब्वियसली उसका इंजन ऑयल चेंज होना है, ठीक है, उसकी ट्यूनिंग होनी है, तो वो आप पहले से ही करा रहे हो बजाय इसके कि आप ये सब कुछ ना करा रहे हो और बाद में इंजन ही उसका सीज़ हो जाए, ठीक है। तो कुछ ऐसे प्रिवेंशन की, मेंटेनेंस की या सर्विस की एक्टिविटीज़ जो कि किसी प्रोडक्ट या सर्विस के अगेंस्ट डिफ़ाइन की गई हैं वो आप खुद से ही प्रोएक्टिवली कर रहे हो, ठीक है। लास्ट ये कि यूज़र एजुकेशन, अब एज अ कंपनी आपको भी चाहिए कि यूज़र मैनुअल्स या गाइडलाइंस आपने दी हो एक कस्टमर को कि उनको पता हो कि ये चीज़ इस्तेमाल कैसे होनी है। अगर किसी चीज़ को आपने बना के दे दिया और उसका इस्तेमाल ही गलत तरीके से हो रहा है जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट फेल हो रही है तो फिर आप उसको कह सकते हैं कि जी ये रिलायबल नहीं है, तो वो अगेन उस ज़ुमरे में आ जाएगा कि ये प्रोडक्ट फेल हुई है जबकि उसको इन एक्चुअल उस कस्टमर ने गलत तरीके से इस्तेमाल किया। तो आपने उस कस्टमर को एजुकेट भी करना है कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है, ठीक है। तो ये भी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। जी, तो नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक और लेक्चर इज़ लाइफ साइकिल्स ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि मोस्टली ज़्यादातर हमारी जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं उनका कोई ना कोई उम्र होती है, लाइफ होती है, ठीक है। मोस्टली का वर्ड मैंने इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि अभी भी काफ़ी ऐसी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं, जैसे हमारे पास पेंसिल्स हो गई, छुरियाँ हो गई, ये ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनके अगेंस्ट अभी लाइफ साइकिल कोई डिफाइंड नहीं है, ठीक है। इनकी डिमांड या सेल्स अभी भी वैसी चल रही हैं बल्कि बढ़ती जा रही हैं, ठीक है। और हमें आगे नज़र नहीं आ रहा कि करीब में भी इसकी डिमांड में या सेल्स में कोई कमी आएगी,
ठीक है। तो बहल बाकी प्रोडक्ट्स के लिए जो कि मोस्टली हम इंट्रोड्यूस कराते हैं मार्केट में, उसकी स्टेजेस होती हैं। ठीक है, 4 स्टेजेस हैं डिफरेंट: इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी और डिक्लाइन। ठीक है, हम दो एक्सेस, एक हमारा एक्सेस होगा सेल्स और डिमांड का, इसके अगेंस्ट देख रहे होंगे, एक हमारे पास टाइम का एक्सेस है, इसके अगेंस्ट देख रहे होंगे इन तमाम स्टेजेस को। तो पहला हमारे पास है इंट्रोडक्शन का स्टेज। ठीक है, यहाँ पर आपकी कंपनी ने एक प्रोडक्ट जो है वो बना ली है और उसको मार्केट में इंट्रोड्यूस करा लिया। अब लोगों को इतना उसका पता नहीं है, ना इतना लोगों ने इस्तेमाल करके एक दूसरे को भी बताया है। ठीक है, इवन जो हल्के फुल्के यूज़ कर रहे हैं उनको थोड़े मसले मसाइल भी पेश आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि शुरू में प्रोडक्ट में कुछ बग्स हो सकते हैं, कुछ इंप्रूवमेंट एरियाज हो सकते हैं, जो कि वक्त के साथ साथ आप चाहेंगे कि वो ठीक हों, कुछ कंप्लेंट्स आ रही होंगी, कुछ फीडबैक आ रहा होगा। तो अगेन सेल्स या डिमांड अभी इतनी नहीं है आपकी प्रोडक्ट की इस स्टेज पर इंट्रोडक्शन में, क्योंकि मार्केट के अंदर अभी आपने नहीं इंट्रोड्यूस किया। आपको कॉस्ट ज़्यादा चार्ज हो रही है उसकी प्रोडक्शन की, क्योंकि आप जितनी बना पा रहे हो उतनी उस तरीके से वो बिक नहीं रही। ठीक है ना, आपको इतना मुनाफा आ रहा है। बहरहाल अगर प्रोडक्ट आपकी रिलायबल होती है फिर भी, ठीक है, और मार्केट में compete कर पाती है, तो बहुत चांसेस होते हैं कि वो सेकंड स्टेज पे जाए, जिसका नाम है ग्रोथ। ठीक है, इस स्टेज में ये होता है कि अब काफ़ी लोगों को इश्तिहारात के ज़रिए या एक दूसरे से जान के पता लग गया है कि इस तरह की प्रोडक्ट आपकी कंपनी प्रोवाइड कर रही है और उसका ये फ़ायदे हैं, उसके जिस मकसद के लिए बनाई गई है वो भी पूरा कर रही है। यहाँ पर आपकी ये कि सेल्स भी बढ़ना शुरू हो जाते हैं, आपकी प्रोडक्शन की कॉस्ट कम हो जाती है। ठीक है, आपको जो मसले मसाइल शुरू में आ रहे थे इस प्रोडक्ट के इंट्रोडक्शन स्टेज में, वो आपको कंप्लेंट्स के थ्रू पता लग गया, आपने वो फिक्स भी कर लिए। ठीक है, तो वो मसले मसाइल भी हल हो गए। यहाँ पर अब आप मुनाफा कमाने लग गए हैं। ठीक है, तो इसके बाद एक तीसरी स्टेज आती है मैच्योरिटी की। ठीक है, मैच्योरिटी में ये होता है कि आप अपनी सेल्स कह लें, आप अपनी प्रॉफिट्स कह लें, उसके पीक पर होते हैं। ठीक है, आप कंपटीशन से एक बड़े अच्छे नंबर के साथ compete भी कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर अब ज़रूरत ये है, क्योंकि एक स्टेज ऐसी आती है कि एक सेचुरेशन से आ जाती है। इसके बाद अगर यहाँ पर आप कोई ईजाद नई नहीं करेंगे, ठीक है, मतलब कोई इनोवेशन या क्रिएटिविटी या कोई और R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके कोई नई आइडियाज़ नहीं लाएंगे, तो बहुत चांसेस हैं कि ये प्रोडक्ट जो है वो डिक्लाइन की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। ठीक है, वो कस्टमर जो कि इससे यूज़ टू हो गए हैं, जिन्होंने इस्तेमाल कर लिया, बस वो अब चाहेंगे कि वो किसी और कंपनी की कोई और अच्छी फीचर्स के साथ प्रोडक्ट इस्तेमाल करें। इसकी अच्छी एग्जांपल हमारे पास एक टाइम में, अगर आपको याद, एक मोबाइल होता था ब्लैकबेरी के नाम से। ठीक है, ब्लैकबेरी के नाम से बड़ा मशहूर था और काफ़ी इसकी सेल्स होती थी। उनके पास भी एक ऐसी स्टेज आई कि ये स्टेज पर जब वो पहुंचे, तो बजाय से कि वो जो वक्त नया आया जिसमें ऐसे मोबाइल फ़ोन्स आना शुरू हो गए जो टच स्क्रीन वाले थे। ठीक है, स्मार्टफोन्स थे, उस पे स्विच करते ही ये लोग स्विच नहीं किया इन्होंने, और उसी टेक्नोलॉजी को लेके चले। तो वहाँ पर फिर हमारे पास सैमसंग और हमारे पास iOS, जो एंड्रॉयड के अलावा आईफोन की कंपनीज जो हैं आई, उन्होंने जो है मार्केट को कैप्चर किया, तो उसकी सेल्स ओवरऑल डिक्लाइन की तरफ की। तो ये आर ओवरऑल दी 4 स्टेजेस। ठीक है, तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इसके अगेंस्ट फीडबैक लाजमन दीजिएगा। आपके साथ फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।